सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं विकास शर्मा और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आज की हमारी जो क्लास है वो कल की क्लास से कंटिन्यू होगी, कल के क्लास के बाद से, यानी प्रोबेबिलिटी ही होगी। आज की क्लास को क्लास 12th वाले भी अटेंड करें तो उनके लिए भी बेनिफिशियरी होगा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोबेबिलिटी के कुछ ब्रॉड टॉपिक्स पे होगा, तो आज की क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी भी हो जाए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंडर में पढ़ेंगे। नंबर 1 पहले तो पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नंबर 2 पे पढ़ेंगे बेस थ्योरम। नंबर 3 पे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर नंबर 4 पर पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ही आज ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो पाए, तो ये टॉपिक कल तक जाएगा और कल लास्ट रहेगा, क्योंकि इतना ही अब आपके यहाँ बचा हुआ है पढ़ने के लिए प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो आइए आज के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक, तो आज हमारा पहला टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में फॉर्मूला होता है P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ A3 P ऑफ A बाई E3। ठीक, अगर 3 इवेंट है। कैसे, ये लगता कैसे है, तो ये कोई फार्मूला लगता कैसे है, कहाँ लगता है, इस पर आइए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। इन विच, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 बैग हैं, पहले बैग में 4 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरे बैग में 3 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, तो हम ऐसा, उसमें कह रहा है एक बॉल को पहले बैग से निकाला गया और उसका कलर नहीं देखा गया और उसको दूसरे बैग में डाल दिया गया, और फिर दूसरे बैग में क्या हो जाएगा, पहले दूसरे बैग में कितनी बॉल्स थी, टोटल 7 बॉल्स थी। अब एक और बॉल डाल दी तो 8 हो गई। अब वो बॉल कौन सी डाली मुझे नहीं पता, इट इज आइदर वाइट और ब्लैक, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब कहता है अब अगर दूसरे जो बैग है उससे फिर एक बॉल निकाली जाए तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये जो दोबारा जब वो बॉल आप वाइट निकालेंगे तो ये 2 बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात तो ये कि अगर जो बॉल ट्रांसफ़र की गई थी वो वाइट हो तो वाइट बढ़ जाएगी, और अगर जो ट्रांसफ़र की गई थी वो ब्लैक हो तो ब्लैक बढ़ जाएगी। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह की सिचुएशन में ही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगती है। तो यहाँ पहले नेमिंग दे देते हैं। E1 क्या नाम देते हैं, 1 वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, यानी पहले जो सेकेंड में डाली जा रही है वो कौन से कलर की है, आपकी वाइट है। और E2 नाम दे देते हैं इवेंट का कि वाइट ना होके 1 क्या, ब्लैक बॉल इज
फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, ठीक, ट्रांसफर्ड है, ठीक है। और ए एक नया इवेंट है। ए क्या है, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। ए क्या डिपेंड करता है कि वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। इन दोनों इवेंट्स के बाद ये काम किया जा रहा है, ठीक। अगर देखिए इवन से एक बॉल निकाली, इवन क्या कहते हैं, एक वाइट बॉल निकाली गई फर्स्ट बैग से, ठीक, कहाँ डाली गई इससे कोई मतलब, तो पी ऑफ इवन कितना हो जाएगा। पहले में वाइट कितनी थी, 4 वाइट थी 5 ब्लैक थी, तो एक वाइट निकाली जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/9। और पी ऑफ E2 एक ब्लैक बॉल निकाली जाए तो वो कितने हो जाएगी 5/9, ठीक। अब जब इवन हो तो ध्यान देखिए सेकेंड बैग की कंडीशन क्या हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ध्यान देखिए सेकेंड बैग में हमने क्या किया, इवन का मतलब एक इवन हो गया। इवन हो जाने का मतलब एक वाइट बॉल पहले बैग से सेकेंड बैग में ट्रांसफर हो गई, तो अब वाइट वहाँ बची कितनी, 4 वाइट और 4 ही ब्लैक बच गई। इसी तरह से अगर ये वाला इवेंट हो जाए तो सेकंड बैग विचार की सिचुएशन क्या हो जाएगी, वाइट तो 3 ही रहेंगी लेकिन ब्लैक बढ़ जाएगी, 5 ब्लैक हो जाएगी। इस सिचुएशन में ए जो अकर होगा उसको हम ए बाई इवन लिखेंगे। ए बाई इवन का मतलब है कि हम सेकंड से एक बॉल निकाल रहे हैं जो क्या जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो क्या हो, वाइट हो। 1 यहाँ पे लिखना चाहिए था, ए क्या है 1 किसकी रिक्वायरमेंट, वाइट की, तो 1 वाइट बॉल, ठीक है ना। ए क्या है, एक वाइट बॉल निकाली जाए। वाइट बॉल कब निकाली जा रही है, जबकि इवन अकर हो रहा है। इवन हो रहा है का मतलब पहले उसमें एक वाइट ट्रांसफर की गई सेकंड में। तो अब इस सिचुएशन में अगर इसका मतलब है ए बाई इवन का मतलब समझ लीजिए आप ध्यान से, पी ए बाई इवन स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी that a ball is drawn from the second bag if even occurs, even occurs मतलब if one white ball is transferred from first bag to second bag। मतलब हम दूसरे बैग से एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि हमें ये पता है कि पहले बैग से एक बॉल सेकेंड बैग में ट्रांसफर की गई है, वाइट बॉल ट्रांसफर की गई, ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा अब ये वाइट कितनी सिचुएशन क्या है, ये है 4/4/8 यानी हो गए 1/2 और प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। ए बाई E2 का मतलब क्या है कि हम सेकंड से एक वाइट सेकंड बैग से एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि हमें ये पता है कि एक ब्लैक बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ट्रांसफर की गई है। समझ में आई बात। चलिए, तो अभी इस सिचुएशन में जब ट्रांसफर एक ब्लैक ट्राई करिए तो ब्लैक बढ़ गई है और टोटल वाइट बची है 3 और टोटल बॉल्स है कितनी 8, तो ये हो गई 3/8। अब कहता है वाइट निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वाइट इस सिचुएशन में भी निकल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 1/2 है, और वाइट इस सिचुएशन में भी निकल रहा है तो कितनी है 3/8। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं इस पर। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं। पी ए कितना हो जाएगा, पी ए इक्वल हो जाएगा पी E1 पी ऑफ ए बाई E1 प्लस पी ऑफ E2 पी ए बाई E2। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा देते हैं। पी व्हाट इज पी E1 ये लिखा 4/9, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 1/2 प्लस 5/9 इंटू 3/8। ये टोटल कितना हो जाएगा, चाहो तो इसको काट दें, 2/9 प्लस 15/72। एलसीएम ले लिया जाए 72 तो कितना आएगा ये 9 8 जा 78 2 जा 16 प्लस 15 यानी 31/72।
72। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका? पहला वाला, ए। ठीक, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लिखा है एक कंपनी में 2 मशीनें हैं, ए और बी। टोटल जितना आउटपुट है, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन का 60% ए पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और 40% जो बचा प्रोडक्शन है वो बी प्रोड्यूस करता है। मतलब कहने का ये है कि अगर ए जो है जितना बनाता है उसका 2% इफेक्टिव करता है और बी जो बनाता है उसका 1% इफेक्टिव करता है। ठीक, तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि इसको हम फिगर से ध्यान से देखें तो मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक मशीन ए है और ये एक मशीन बी है। ये टोटल प्रोडक्शन का 60% ये बनाती है, 40% ये बनाती है। इसमें 2% आपके डिफेक्टिव हैं और इससे 1% डिफेक्टिव है। इन दोनों को मिला दिया गया, इससे एक आइटम चूज किया गया और प्रोबेबिलिटी बतानी है इसकी। क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये क्या हो, डिफेक्टिव। समझ गए? तो हम इसका नाम दे देते हैं, इवन नाम दे देते हैं कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। E2 है आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और डी कह देते हैं द आइटम इज डिफेक्टिव। ठीक, और इसी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मार्क है। टोटल में से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी है। समझ रहे हैं? चलिए, तो क्या क्या गिवन है? P(E1) गिवन है, सब कुछ गिवन है। E1 क्या है? मशीन ए का द्वारा प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी। मशीन कितना प्रोडक्शन करती है? 60%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी? 60%, यानी 0.6। E2 कितना हो गया? 40%, यानी 0.4। अब P ऑफ D बाई E1। D बाई E1 का मतलब क्या है? D बाई E1 का मतलब है डिफेक्टिव आइटम मेड बाई ए, क्योंकि ई अपॉन में E1 है। जो चीज़ नीचे होती है वो क्या होती है? नोन होती है। जो ऊपर होती है वो फाइंड करना होता है। यानी वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम एंड वी नो दैट इट इज मेड बाय मशीन ए, क्योंकि E1 नीचे है। E1 मतलब E1 पता है। E1 है क्या? मशीन ए का प्रोडक्शन है। तो P D बाई E1 डिनोट्स दैट द probability of defective item produced by machine A, and it is given that machine A produces 22% defective items। ये लिखा, इसकी सीधी प्रोबेबिलिटी हो गई 2%, यानी 0.02। और प्रोबेबिलिटी D by E2, what is it denoted? It denotes that the probability of defective item produced by machine B, and which is 1%, 0.01। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या लगाएंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, चाहे इधर ए इधर बी, टोटल मिला कितनी होगी? तो ये फॉर्मूले से P ऑफ E1, P ऑफ D बाई E1, P ऑफ E2, P ऑफ D बाई E2। सारी वैल्यूज रख दीजिए। 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 6 2 12, और डेसिमल 3 प्लेस में 0.012 प्लस 4 1 4, 0.004 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 0.016। तो अब देखते हैं बेस थ्योरम। तो ये देखिए, अब क्वेश्चन जो पिछला भी था वही वाला लिखा हुआ, इसी पर हम बेस थ्योरम कैसे इंप्लीमेंट होगी और क्या कंडीशन बदल जाएगी कि हम बेस थ्योरम लगाने पे मजबूर हो जाएंगे, ऐसा देखते हैं। तो पहले तो बेस थ्योरम देखते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने क्वेश्चन को इरेज नहीं किया। देखिएगा, बेस थ्योरम क्या कहती है? उसका फॉर्मूला होता है P ऑफ E1 बाई ए इक्वल टू होता है PE1 PA बाई E1।
अपॉन पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू और प्लस पी ई थ्री पी ए बाई ई थ्री। ठीक, जरूरी कि ई वन बाई ए हो, ये भी हो सकता है पी ई टू बाई ए। तो इस सिचुएशन में केवल ऊपर बदल जाएगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, ये हो जाएगा पी ऑफ ई टू पी ए बाई ई टू अपॉन पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री पी ए बाई ई थ्री। ये बेस थ्योरम का जो सवाल होता है ये CSIR नेट के क्वेश्चन में भी एक आ जाता है कभी कभी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होता है ये बेस थ्योरम। ठीक, तो आइए इस पर देखें, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखे रहिएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो बेस थ्योरम का सवाल बन जाएगा। क्या चेंज करते हैं, जैसे लिखा है एन आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, और यहाँ बदल देते हैं एंड it is found to be defective. What is the probability that it is produced by machine A? ठीक, बात समझ में नहीं है? क्या कहता है कि एक मशीन ए है, एक मशीन बी है। मशीन ए टोटल प्रोडक्शन का 60% प्रोड्यूस करती है, मशीन बी टोटल प्रोडक्शन का 40% प्रोड्यूस करती है। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, आपके क्वेश्चन में सिचुएशंस बदल गई। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी में दो मशीनें हैं ए और बी। ए टोटल प्रोडक्शन का 60% प्रोड्यूस करती है, बी टोटल प्रोडक्शन का 40% प्रोड्यूस करती है। जितना प्रोड्यूस करती है, पूरे का नहीं बता रहा, देखिए ए जितना प्रोड्यूस करती है यानी 60% जो भी प्रोड्यूस करती है, उस 60% में 2% उसके डिफेक्टिव है। ठीक, और बी जितना प्रोड्यूस करती है कितना 40%, उसका 1% डिफेक्टिव बनाती है। तो लास्ट में क्या होता है कि दोनों मशीनों से बंद मिल गया सामान, बना के प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया, और लास्ट में उसने एक रैंडमली, कंपनी के मैनेजर ने या किसी ने एक रैंडमली उठाया सामान और देखा तो वो डिफेक्टिव निकल गया। अब कहता है बताओ भाई ये किस मशीन पे बना है, इसके चांसेस बताने हैं कि ये मशीन ए पे बना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को बेस थ्योरम से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बेस थ्योरम से, टोटल क्यों नहीं लगेगी? कि टोटल तो तब होती है जब केवल डिफेक्टिव आइटम के बारे में प्रोबेबिलिटी। अब कहता है डिफेक्टिव तो है लेकिन कंडीशनल हो गई। कंडीशनल क्या हो गई कि ये पता है कि आइटम डिफेक्टिव है लेकिन प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मशीन ए का बना हुआ हो। ठीक, यानी कुछ बातें पता है, जब ऐसा हो, ऐसा जब लिखा हो, ध्यान से देखिए उसको निकालिए, सवाल से निकालना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या कह रहा है कि इट इज नोन दैट द आइटम इज डिफेक्टिव, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। यानी कुछ आधी बात पता है, आधी निकालनी है। तो यानी ये कैसा हो गया, कंडीशनल हो गया। तो बेस थ्योरम तब लगती है जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात आती है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो बेस थ्योरम लगाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको नाम देना आना चाहिए, इवेंट्स का नाम। ठीक है, जैसे मैं इसमें इस सिचुएशन में इवेंट का नाम दे रहा हूँ। चलो ए बी लिख देते हैं, सीधे सीधे लिखता हूँ ए। तो ए का मतलब है आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, इसलिए ए ही लिख दिया नाम मैंने, E1 E2 नहीं लिखा। बी आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, एंड डी क्या डिनोट करता है, द आइटम इज डिफेक्टिव। ठीक, अब गिवन क्या क्या है, सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, सोल्यूशन है ये। P ऑफ ए दिया है, कितना दिया है, पिछला सवाल देखिए 60% यानी कि 0.6। P ऑफ बी दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है 40% यानी 0.4।
P ऑफ D बाई ए, पिछली बार E1 EV2 दिया था नाम, तो D बाई ए मतलब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए, कितना 2%, यानी 0.02। P ऑफ D बाई बी, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी 1%, 0.01। एंड what we have to find? We find the probability that a defective item produced by machine A, that is, it is known that the item is defective and we have to find that it is produced by machine A, यानी P of A by D क्वेश्चन मार्क है। डिफेक्ट ये पता है कि डिफेक्टिव है तो उसके ए पर बनने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, अगर केवल डिफेक्टिव बनाना होता कि प्रोबेबिलिटी, पिछले क्वेश्चन में देखिए कि प्रोड्यूस द आइटम इज सिलेक्टेड रैंडमली एंड इट इज फाउंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, तो यहाँ पे क्या लगती है, पी ऑफ डी पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगती है। अभी यहाँ क्या लगेगी, बेस थ्योरम लग जाएगी क्योंकि कंडीशनल हो गई। तो पी ऑफ ए बाई डी इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ डी बाई ए अपॉन पी ऑफ ए, पी ऑफ डी बाई ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ डी बाई बी। ध्यान दीजिए जो डिनोमिनेटर होता है असल में वो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, यही तो होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उनसे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ए कितना है, देखिए कितना है 0.06 इंटू पी ऑफ डी बाई ए 0.02 अपॉन 0.06 इंटू 0.02 प्लस 0.4, 06 कहाँ से आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, 06 नहीं है 0.6 है, ठीक। और 0.4 इंटू 0.01 सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा ये हो जाएगा 6 2 12, 0.012 सही ना। और ये हो जाएगा 0.012 प्लस 0.004, ऐड कराया जाए इसको तो हो जाएगा 0.012 बाई 0.016, इसको काट दिया जाए तो हो जाएगा 3/4। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कहता है एक आदमी है, उसके बारे में ये पता है कि वो 4 में से 3 बार क्या बोलता है, झूठ बोलता है, सही बोलता है, सही बोलता है। ही स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, यानी वो 4 बातें बताता है तो 3 सही होती हैं, 1 गलत होती हैं, ठीक। और वो क्या करता है, वो एक डाई फेंकता है, पासा फेंकता है और ये बताता है कि 6 आया। तो भाई ये भी हो सकता है कि वो सही बोल रहा हो, ये हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, ठीक। तो उसने पासा फेंका और उसने बताया कि 6 आया, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्चुअली में 6 आया हो, यानी वो सही बोल रहा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए इसका थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। तो पहले तो ये कि 6 आए, ये पता है, क्या पता है हमारे पास कि वो बता रहा है कि 6 आया है। देखिए तो हम नाम देते हैं E1, नाम दे देते हैं E1, क्या नाम देते हैं, द डाई E1 नाम दे देते हैं द डाइस सोज 6, और E2 नाम दे देते हैं डाइस डज नॉट सोज 6, ठीक। अच्छा ए क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं कि भैया वो सही बोलता है, ठीक। ए क्या कहता है, एक कह देता है कि वो 6 रिपोर्ट करता है, सही बोला कर छोड़ ही देते। क्या कहते हैं, द मैन रिपोर्टेड दैट 6 appears ऑन डाइस, ठीक। चाहिए क्या, कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यानी मैन रिपोर्ट करता है, ये पता है कि मैन रिपोर्ट करता है 6 को और एक्चुअली 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये वाला पता है, ए वाला E1 की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, यानी P ऑफ E1 बाई ए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका E1 बाई ए का क्या मतलब है,
कि ए पता है, इवन पता करना है। ए पता है कि मतलब मैन रिपोर्ट करता है कि 6 आया है डाइस पे और एक्चुअल में 6 आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी। तो यहाँ पे क्या लगेगा? बेस थ्योरम लगेगी। ठीक, बेस थ्योरम के लिए पहले इन सब की बातें निकाल लेनी पड़ेगी। पी इवन कितना हो जाएगा आपके पास? 6 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस पे कितनी होती है? 1/6। पी ई2 कितना हो जाएगा? 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6, 5/6। प्रोबेबिलिटी दैट ए बाई इवन, ए बाई इवन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, तो केवल ए बाई इवन को डिनोट करते हैं। ए बाई इवन इवेंट को, ठीक है, तो इवेंट को डिनोट करते हैं तो चाहे पी बाई भी लिख सकते हैं। ये डिनोट क्या करता है? ये डिनोट करता है, देखो मैं इसको पहले वर्डों में लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट, ये पता है 6 appears on dice and the man reported से क्या रिपोर्ट करता है? दैट 6 appears on dice। मतलब हमें ये पता है कि डाइस पर 6 आया है, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आदमी ये कहे कि डाइस पे 6। आदमी ऐसा कहेगा कब? जब वो सही बोलेगा। दैट इज, कोई मिला कि ये पूरी बात ये कहना चाहती है कि जो मैन है वो क्या करे? स्पीक्स ट्रुथ, वो सही बोले। यही ना भाई, डाइस पे 6 आए और आदमी कहे कि 6 आया है, तो ये तो तभी संभव है जब आदमी सही बोले। और सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखा है? 3/4, 4 में से 3 बार बोलता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ए बाई ई2, इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी दैट 6 नॉट appears on dice but the man reported that 6 appears on dice। ये क्या हो जाएगा? इसका सीधा मतलब ये है कि आदमी झूठ बोले। लाई। ठीक, तो लाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ठीक, अब कहता है कि आदमी ये पता है, तो भाई कौन सा थ्योरम? बेस थ्योरम। तो हमें चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी? देखो ऊपर लिखी हुई है, ये लिखा है पी इवन बाई, ये क्वेश्चन मार्क है। ये हो जाएगा पी इवन, पी ए बाई इवन अपॉन पी इवन, पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू, पी ए बाई ई टू। ठीक, तो क्या होगा? ये सारी वैल्यूज पुट करवाते हैं। पी इवन कितना है? कहाँ पी इवन? ये है 1/6 इंटू 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा? 3/24 और ये 5 1 5, 5 + 3 8/24। 24 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपके पास कितना? 3/8। ठीक।